कि अंतरिक्ष में जितने भी खगोलीय पिंड हैं, समस्त खगोलीय पिंड में दो प्रकार की गतियां पाई जाती हैं। एक गति वह अपने अक्ष पर अपने ही परितः अपने ही चारों तरफ एक चक्कर लगाता है, जिसको उसका घूर्णन कहते हैं। और उसकी घूर्णन गति के कारण ही जब वो अपने कीली पे एक चक्कर घूम जाता है, अपने धुरी अपने अक्ष पर एक चक्कर घूम जाता है, तो उससे उसका दिवस बनता है, दिन बनता है। एक चक्कर लगाने में जितना टाइम लगता है उस टाइम को उसका एक दिन कहते हैं। इसी प्रकार से अंतरिक्ष में जितने भी खगोलीय पिंड पाए जाते हैं वह अपने मातृपिंड जिससे उत्पन्न हुए हैं उसका भी चक्कर लगाते हैं। जैसे पृथ्वी और जो ग्रह हैं ये सब सूर्य का चक्कर लगाते, क्यों? क्योंकि यह सब सूर्य से पैदा हुए हैं। और सूर्य का एक चक्कर लगाने में जितना टाइम लगता है उस समय अवधि से उस खगोलीय पिंड का एक वर्ष बनता है। चूंकि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा या सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगभग 365 दिन का समय लेती है, इसलिए पृथ्वी का जो एक वर्ष है वो 365 दिन का होता है। तो आपने यह देख लिया है कि खगोलीय पिंडों में दो प्रकार की गतियां पाई जाती हैं। एक प्रकार की गति अपनी ही जगह अपनी ही धुरी पर अपने ही चारों तरफ एक चक्कर लगाना। दूसरी गति है कि जिससे वो पैदा हुए हैं उस खगोलीय पिंड का वो चक्कर लगाते हैं, तो अपने ही परितः एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगता है उससे उसका दिन बनता है। और जिस खगोलीय पिंड से वो पैदा हुए हैं उसका चक्कर लगाने में जितना टाइम लगता है उससे उनका वर्ष बनता है। ये आप लोगों ने देख चुके हैं। हम आप लोगों को जब बता रहे थे तो हमने ये भी बताया था कि जहां पर पृथ्वी का अपने अक्ष पर अपनी धुरी और अपनी कीली पर जो घूमती है उससे उसका दिन बनता है, और पृथ्वी का एक दिन लगभग 24 घंटे के बराबर होता है। इसका मतलब यह हुआ कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में चक्कर लगा लेती है। तो जहां पृथ्वी के घूर्णन से उसके दिन का सृजन होता है, वहीं पर पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव के नाते दिन और रात की अवधि में अंतर पाया जाता है। अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी नहीं होती तो पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि में अंतर नहीं पाया जाता। 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात होती। बिल्कुल विषुवत रेखा पृथ्वी के बीचों बीच सूर्य की स्थिति होती और पूरे धारा पर 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात होती। अगर पृथ्वी अपने कीली पर अपने अक्ष पर अपने परितः माने होता है अपने ही चारों तरफ अगर घूर्णन नहीं करती, अगर गति नहीं करती, तो पृथ्वी पर एक साइड में हमेशा दिन होता और आधे साइड में हमेशा सर्वकालिक रात्र होती। जैसे कोई आपके सामने लैंप हो और लैंप के सामने आप चुपचाप खड़े हो जाइए तो आपका अगला आधा हिस्सा पूरा प्रकाशित होगा और पीछे का जो हिस्सा है वह अंधेरे में होगा, वहां प्रकाश नहीं पहुंचेगा, इसलिए वहां अंधेरा होगा। आप ऐसा देखते भी हैं। आप कभी कहीं जाते हैं, देखते हैं कहीं लाइट जल रही है तो कोई व्यक्ति लाइट के विपरीत दिशा में अगर मुंह करके खड़ा रहता है तो आप लोग देखे होंगे, आप उससे कहते हैं, नमस्ते भी नहीं करते हैं। इसलिए नहीं करते हैं कि उसका चेहरा अंधेरा रहता, दिखता नहीं है। उसको ये लगता है कि आप उसे देख रहे होंगे, क्योंकि आपका जो चेहरा है वो प्रकाश की ओर होता, लाइट की ओर होता है, तो आपके चेहरे को देख लेता है। लेकिन उसका जो चेहरा है वो प्रकाश के विपरीत दिशा में, शायद उसकी पीठ प्रकाश की ओर है, तो आप उसे नहीं देख पाते हैं। और जब नहीं देख पाते हैं तो आप नमस्ते भी नहीं करते हैं, तो उसको थोड़ा ऑड लगता है। जब करीब आते हैं, थोड़ा सा चेहरा पर जब लाइट पड़ती है तो आप पहचानते हैं तो नमस्ते करते हैं, कहते हैं भैया आपका चेहरा थोड़ा अंधेरे में था, मैं पहचान नहीं पाया।
तो वैसे ही अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर मूवमेंट नहीं करती तो क्या होता? पृथ्वी के आधे भाग पर हमेशा दिन होता, आधे भाग पर हमेशा रात होती। तो जो रात और दिन का कॉन्सेप्ट है ये किससे आया है? पृथ्वी अपने अक्ष पर जो लगातार मूवमेंट कर रही है और 24 घंटे में एक चक्कर लगभग लगा लेती है, लगभग 24 घंटे में। तो इसका मतलब यह हुआ कि कोई स्थान लगभग 12 घंटे सूर्य के प्रकाश में होता है और 12 घंटे फिर क्या हो जाता है, ऐसी एरिया में चला जाता है जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है और लगभग 12 घंटे वह अंधेरे में रहता है और उसको रात कहते हैं। ठीक है ना? तो जहां पृथ्वी पर दिन का सवाल है वो उसके घूर्णन गति के नाते है, पृथ्वी पे दिन रात का सवाल है घूर्णन गति के नाते है। 12 घंटे का दिन 12 घंटे का रात यह उसकी घूर्णन गति के कारण है ना? और जहां पर दिन और रात में अंतर का मामला है वह पृथ्वी के अपने अक्ष में झुकाव के नाते है। अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुकी नहीं होती तो सूर्य की स्थिति भूमध्य रेखा से दाएं बाएं भी नहीं होती, और सूर्य जब भूमध्य रेखा से उत्तर और दक्षिण नहीं जाता और भूमध्य रेखा पर ही उसकी किरणें हमेशा चमकती रहती तो क्या होता? पृथ्वी पर सर्वत्र 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात होती। तो क्या कारण है दिन और रात में अंतर आता है? तो हम यही कहेंगे पृथ्वी अपने अक्ष पे झुकी हुई है और सूर्य की जो स्थिति है वह उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्धों में 12 महीना 24 घंटा 60 मिनट 60 सेकंड हमेशा बदलती रहती है। पृथ्वी जैसे जैसे उसका चक्कर लगा रही है और पृथ्वी जैसे जैसे घूम रही है आप देखेंगे कि सूर्य की स्थिति प्रतिक्षण हमेशा चेंज होती रहती है। इसका मतलब यह हुआ कि सूर्य पृथ्वी के किसी भी स्थान पर किसी भी 2 पल स्थिर नहीं रहता, वो लगातार गतिमान है, धीरे 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 चलता रहता है, ऐसे उत्तर ऐसे दक्षिण, हमेशा ऐसे लगता है कि जैसे दोलन कर रहा हो। 23.5 से उत्तर 23.5 से दक्षिण के बीच ऐसे लग रहा हो कि जैसे क्या हो, वो पेंडुलम की तरह दोलन कर रहा हो और हमेशा उसकी स्थिति बदल रही है। और जहां पे जिस पल जिस क्षण जिस मिनट जिस दिन पृथ्वी के जिस स्थान पर उसकी स्थिति सीधे उसकी किरणें लंबवत पड़ती हैं उस स्थान पर 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात होती है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि पृथ्वी पर कब दिन और रात बराबर होंगे, चिल्ला करके बोल दीजिएगा कि पृथ्वी पे दिन और रात उस समय और उस स्थान पर बराबर होते हैं जिसके ऊपर सूर्य होता है और उसकी किरणें एकदम लंबवत चमकती हैं। तो भूमध्य रेखा पर सूर्य 2 तिथियों को होता है, 21 मार्च और 23 सितंबर को। और जब भूमध्य रेखा पर होता है तो नॉट ओनली भूमध्य रेखा, नॉट ओनली इक्वेटर, केवल इक्वेटर पर भूमध्य रेखा पर 0 अक्षांश रेखा पर दिन रात बराबर नहीं होते हैं बल्कि पूरी दुनिया में दिन रात बराबर होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि पूरी दुनिया में दिन और रात बराबर कब होते हैं कब होंगे, तो कहेंगे जिस दिन सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर बीचों बीच लंबवत चमकेंगी उस दिन पूरी दुनिया में दिन और रात बराबर होंगे। कहेंगे उसके बाद उसकी किरणें जिस रेखा पर जिस अक्षांश पर लंबवत चमकेंगी वहां पे दिन रात बराबर होंगी। जिस दिन 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत चमकती हैं उस दिन कर्क रेखा पर पड़ने वाले सारे स्थानों पर दिन और रात बराबर होते हैं। जिस दिन वह मकर रेखा पर होता है उस दिन मकर रेखा पर पड़ने वाले सारे स्थानों पर दिन और रात बराबर होते हैं। समझ में आ रहा है? जिस दिन एक अक्षांश पे होगा, एक अक्षांश पे पढ़ने वाले सारे दिन स्थानों के दिन रात बराबर होंगे। 5 पर होगा तो 5 पे पढ़ने वाले सारे स्थानों के दिन रात बराबर होंगे। इट मींस जिस अक्षांश पर जिस रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत चमकेंगी उस रेखा पर पड़ने वाले समस्त स्थानों पर दिन और रात बराबर होंगे। समझ में आया? तो पूरी दुनिया में दिन रात बराबर कब होते हैं? जब वो भूमध्य रेखा पे चमकता है। भूमध्य रेखा पे कब चमकता है? 21 मार्च और 23 सितंबर को चमकता है।
कर्क रेखा पे दिन और रात बराबर कब होते हैं? 21 जून को होते हैं। मकर पे कब होते हैं? 22 दिसंबर को होते हैं ना। फिगर मैंने शायद बताया 21 जून की स्थिति, ये हाँ, यहां इसको दिखाया भूमध्य रेखा 23.5 अंश उत्तर कर्क रेखा, 23.5 अंश दक्षिण मकर रेखा। ठीक है, मैंने बताया था इसी में सूर्य, अगर पृथ्वी झुकी नहीं होती भैया तो भूमध्य रेखा पर ही सूर्य चमकता। झुकाव के नाते वह 23.5 अंश उत्तर उसी झुकाव में इधर उधर होता रहता है। यही कारण है कि सूर्य की किरणें 23.5 अंश उत्तर और 23.5 अंश दक्षिण, 23.5 अंश के उत्तर कभी भी लंबवत नहीं चमकती हैं और 23.5 अंश दक्षिण अक्षांश के भी दक्षिण सूर्य की किरणें कभी लंबवत नहीं चमकती। इसका मतलब ये हुआ, बढ़िया से जान लीजिए, यह क्वेश्चन किताबों में नहीं लिखा है, लेकिन मैं हूं तो आपको बताऊंगा कि 23.5 अंश उत्तर और 23.5 अंश दक्षिण, इन दोनों के 23.5 अंश उत्तर के उत्तर और 23.5 अंश दक्षिण के दक्षिण जितने भी अक्षांश हैं उस पर कभी सूर्य की किरणें लंबवत नहीं चमकती हैं। ठीक है ना। 23.5 अंश उत्तर 23.5 अंश दक्षिण के बीच ही लंबवत चमकती है। तो क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है। ठीक है ना। तो ये रहा, मैंने यहां बताया है कि सूर्य जब 21 जून को कर्क रेखा पर पहुंच जाता है तो इस स्थिति को क्या बोलते हैं? ग्रीष्म अयनांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रीष्म अयनांत बोलते हैं, या इसी को कर्क संक्रांति बोलते हैं। सूर्य के आने का अंत हो गया। अब 21 जून के बाद सूर्य अब 22, 23, 24 अंश 25 अंश की ओर नहीं जाएगा। सूर्य के अब वापस जाने के दिन आ गए हैं। अयनांत हो रहा है। क्या हो रहा है? सूर्य का अयनांत हो गया। कब? 21 जून को कर्क रेखा पर अयनांत हो गया। इसको क्या बोलते हैं? कर्क संक्रांति भी बोलते हैं। ठीक है ना। और इस तिथि को उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। और जब सूर्य भूमध्य रेखा को पार करके उत्तर पहुंचता है तो उत्तरी गोलार्ध पर 6 महीने का दिन होता है, दक्षिणी गोलार्ध में 6 महीने की। जब उत्तरी गोलार्ध में 3 महीना जाने में 3 महीना आने में, 21 मार्च से 21 जून तक 3 महीना जाने में, 21 जून से 23 सितंबर तक 3 महीना आने में, ये 6 महीना उत्तरी गोलार्ध में है तो उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने का दिन होगा और दक्षिणी गोलार्ध में 6 महीने की रात होगी। पृथ्वी के झुकाव के नाते उत्तरी ध्रुव एकदम बिल्कुल सूर्य के सामने आ जाता है और वो 24 घंटे सूर्य के सामने रहता है। जब तक सूर्य उत्तरी गोलार्ध में रहेगा तब तक उसका ध्रुव क्या होगा? उसके सामने रहता है। इसका मतलब 6 महीने वहां उजाला ही उजाला रहता है। ठीक है ना। और जब उत्तरी गोलार्ध में आ जाता है तो उत्तरी गोलार्ध में क्रमशः दिन की अवधि बड़ी होना शुरू हो जाती है। तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध के कर्क रेखा पर पहुंचता है और जब कर्क रेखा से वापस आता है तो दिन की अवधि उत्तरी गोलार्ध में छोटी होना शुरू हो जाती है। 21 मार्च को जब उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करता है तो उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि बड़ी होना शुरू हो जाती है और रात की अवधि छोटी होनी शुरू हो जाती है। जस्ट विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में जब उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा होगा, जब उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा होगा तो दक्षिणी गोलार्ध में रात बड़ी होगी। उल्टा होगा कि नहीं होगा? क्योंकि वहां सूरज बेचारा है ही नहीं, वो तो इधर चला आया है। तो सूरज नहीं है तो रात होगी बड़ी। जिधर सूरज होगा उधर दिन बड़ा होगा, रात छोटी होगी, और जिधर सूरज नहीं होगा वहां रात बड़ी होगी, दिन छोटा होगा। ठीक है ना। जब वह उत्तरी गोलार्ध में है तो भूमध्य रेखा से जब ध्रुवों की ओर जाएंगे तो क्रमशः दिन बड़ा होना शुरू हो जाता है और ध्रुवों पर जाते जाते 6 महीने का दिन हो जाता है ना। अब दक्षिणी गोलार्ध में जस्ट उल्टा होगा। जब सूर्य की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में है तो भूमध्य रेखा से अगर दक्षिण जाएंगे तो रात्रि की अवधि क्रमशः बड़ी होना शुरू हो जाएगी। उल्टा होगा। अगर सूर्य उत्तरी गोलार्ध में है
तो भूमध्य रेखा से उत्तर जाने पे दिन बड़ा हो रहा, वही दक्षिणी गोलार्ध में भूमध्य रेखा से दक्षिण जाने पर रात्रि बड़ी होगी, और भूमध्य रेखा पे क्या हो जाएगा, 6 महीने की रात हो जाएगी उधर, इधर 6 महीने का दिन हो जाएगा। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर कट होना चाहिए, रटने की कहीं जरूरत ना पड़े, सोए जगे चीजें याद रहें। क्लियर? जब सूर्य भूमध्य रेखा पर होता है तो इस स्थिति को विषुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्विनॉक्स बोलते हैं अंग्रेजी में। जब सूर्य भूमध्य रेखा पर होता है तो इसे क्या बोलते हैं? विषुव बोलते हैं। और विषुव 2 होता है, क्योंकि सूर्य भूमध्य रेखा को 2 बार काटता है वर्ष में। आप कहेंगे सर 2 बार काटता है, पता नहीं क्या बार काटा है। हमने कहा 12 महीना में 2 बार काटता है, 1 साल में 2 बार, है ना। एक 21 मार्च और दूसरा 23 सितंबर को, और हर वर्ष 21 मार्च 23 सितंबर पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि साल में 2 बार भूमध्य रेखा को काटता है। तो 21 मार्च को याद करिए, ठंडी में पतझड़ आ जाते हैं, है ना। पौधे अपने पत्ते को गिरा देते हैं, और जो पौधे अपने पत्ते को ठंडी महीना में गिरा देते हैं, शीत ऋतु में गिरा देते हैं, ऐसे पौधों को पर्णपाती वन या पर्णपाती पौधा कहते हैं। क्यों? इसलिए गिरा देते हैं क्योंकि इनके पत्ते के माध्यम से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती रहती है, पानी इनके पत्तों से निकलता रहता है, इसलिए पत्तों को गिरा देते हैं। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, न रहेगा पत्ता न होगा वाष्पोत्सर्जन। क्योंकि पानी ठंडी के महीने में वर्षा कम होती है, पानी कम मिलता है, और जब पानी कम मिलता है तो वाष्पोत्सर्जन कहां से करे। इसलिए अच्छी उपाय है पत्ते ही गिरा दो। अरे बेचारे पत्ता गिरा करके ये चुपचाप इंतजार करते हैं गर्मी और बरसात का। और जैसे ही मौसम थोड़ा सा गर्म होता है, आप देखेंगे मार्च का महीना आता है, वैसे ही आप देखेंगे पौधे क्या हैं, हरे हरे हरी हरी पत्तियां उसमें आने लगती हैं, कोयल कूकू करने लगती है। वो बसंत ऋतु है। वो कौन सी ऋतु है? बसंत ऋतु है। तो 21 मार्च का जो विषुव है वह वसंत विषुव कहलाता है, और जो 23 सितंबर वाला विषुव है वो शरद विषुव कहलाता है। क्यों? क्योंकि सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में जा रहा है, शरद ऋतु ठंडी वाली ऋतु आने वाली है। समझ में आ रहा ना श्रद्धालुओं? समझ में आ रहा है? तो विषुव भी, वसंत, शरत ये भी क्लियर हो गया। ध्रुवों पे 6 महीने का रात दिन होता है, ये भी क्लियर हो गया। आपने देखा कर्क रेखा, मकर रेखा, ग्रीष्म अयनांत, कर्क अयनांत। इसी प्रकार से जब 22 दिसंबर को मकर रेखा पर चमकता है तो उसे क्या मकर अयनांत या मकर संक्रांति बोलते हैं। क्लियर? एनी डाउट? आई होप अब आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब भी डाउट है तो मुझे अपने ऊपर डाउट हो जाएगा, है ना। तो हम आगे चलते हैं। प्रीवियस, नो, नेक्स्ट। हाँ, ग्रहण की बातें हो जाओ, लेकिन ग्रहण की हम बातें करें, थोड़ी मोड़ी किए भी होंगे, थोड़ी मोड़ी कर देंगे, थोड़ा मोड़ा बाकी होगा, तो करने में क्या जरूरत है, करना क्या दिक्कत है, कर देते हैं। तो जब ग्रहण की बात करें, थोड़ी सी चंद्रमा की बात कर लेना जरूरी है। थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा मोड़ा मैंने किया था, जहां जिसकी जरूरत आएगी उसकी चर्चा वहां किया जाएगा। तो चंद्रमा क्या है? तो चंद्रमा एक उपग्रह है। उपग्रह क्या होता है? उपग्रह वे होते हैं जो ग्रहों का चक्कर लगाते हैं, जिनका खुद का कोई प्रकाश नहीं है, खुद की कोई एनर्जी नहीं है, जिनकी ऊर्जा का स्रोत वही सूर्य है ना। लेकिन यह ग्रहों का चक्कर लगाते हैं, और ग्रहों का चक्कर लगाते लगाते साथ में यह किसका चक्कर लगाते हैं? सूर्य का भी चक्कर लगाते हैं। तो उपग्रह वे हैं जो ग्रहों का चक्कर लगाते हैं। सेकंड कैरेक्टर, उपग्रह वे हैं जो ग्रह का चक्कर लगाने के साथ साथ सूर्य का भी चक्कर लगाते हैं, और अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण वह भी गोल हो, बड़े पिंड हो। ऐसा नहीं कि जो ही चक्कर मार दे उसी को, तो कहें क्षुद्र ग्रह वह भी ग्रह है कि नहीं भैया, वो नहीं है।
तो बढ़िया से जान लीजिए, उपग्रह वो हैं जो ग्रहों का चक्कर लगाते हैं और सूर्य का चक्कर लगाते हैं, अपने गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण गोल हैं। अब पृथ्वी का एक मात्र उपग्रह है, वो कौन है? सूर्य है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। दिमाग मेरा कहीं इधर उधर चला गया था, चंद्रमा है। चंद्रमा के अध्ययन को सेलेनोग्राफी बोलते हैं। चंद्र विज्ञान, चंद्रमा के अध्ययन को, ये तो कलम नहीं चलेगी, कतई नहीं चलेगी, इसको चलने भी नहीं दिया जाएगा, ये कलम चलेगी। चूंकि एक दिन हमने देखा था ये कलम ने मटिया मेट कर दिया था, बड़ी शिकायतें आई थी। आज मैं इनको रहने नहीं दूंगा, दुश्मनी हो गई इनसे। खास सोच का दिक्कत है, काट दे वीडियो बिचवा में ना। उत्तरी गोलार्ध में ऐसा भी कोई स्थान है जहां 2-3 महीना मतलब दिन ही दिन रहता है? अरे भैया, भूमध्य रेखा तो है, ध्रुव तो है, 6 महीने का पूरा दिन में दिन रहेगा। और जब सूरज चल जाएगा दक्षिण में तो 6 महीने रात हो जाएगी। हम कट कर देंगे, जो बोलना सो बोलिए, बोलिए। नहीं कुछ, अरे नहीं रह मिलेगा, मानो रह नहीं पाए, ऐसा कोई देश नहीं है। अरे ध्रुवों की बात हो, ध्रुवों पे सरवाइव करना कठिन काम है। ध्रुवों पे कोई, ध्रुवों जानते हैं स्कैंडिनेवियाई देशों में जैसे नॉर्वे है, स्वीडन है, ये सब सबसे उत्तर के देश हैं। दक्षिणी गोलार्ध में तो उधर तो बिल्कुल सागर वगैरह है। हाँ बताए, कुछ कहना चाह रहा हूँ नित्यानंद जी? हाँ, अरे 66.66 अंश से उत्तर जाने पे जानते हैं, उधर मानव सभ्यताएं विकसित नहीं हुई हैं, उधर नहीं उतनी हुई हैं। जानते क्यों? एकदम बिल्कुल ठंडा रहता, बहुत ठंडा रहता, आगे जाने पे माइनस में पहुंच जाता है। तो क्या करने, जहर मोहर खाने वहां लोग जाएंगे तो ठीक जगह रहेंगे। और जानते हैं भूमध्य रेखा पे अगर हम लोग चले जाएंगे ना तो वहां, हाँ देखिए एक बात बता देना जरूर, रुक जा भैया तू पीछे हट जा, देखिए याद आ गया। भूमध्य रेखा जो होती है ना, भूमध्य रेखा पे गौर करिएगा, हमेशा 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात होती है। अब आप कहेंगे सर उत्तर चल गया तो भी 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात। तो दुनिया में वो कौन सी जगह है, कहेंगे भूमध्य रेखा पे पड़ने वाले जितने भी देश हैं उस पे 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात होगी। दिमाग आपका खराब हो गया, खराब हो भी जाना चाहिए। दिमाग इसलिए खराब हो गया, जब उत्तर आ गया तब कैसे हो रहा है। हम समझाएंगे, हम किस लिए बैठे हैं। आज भैया कहां हो, राइट, हाँ रुकिए, नेक्स्ट, हाँ आ गया ना। कैसे होगा, एकदम क्लियर कट समझिए, एकदम बहुत आसान है। मैं हूं तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये देखिए पृथ्वी है ना, ये इसकी भूमध्य रेखा है। हाँ हूं, करते रहिए आप लोग। भूमध्य रेखा है, सूरज ये उत्तर में है, ये उत्तर में है, तो उत्तर में है ना, ले गए कर्क की ओर। चलिए ठीक है, रहने दीजिए कर्क की ओर। अब देखिए, अब कैसे, देखिए ये प्रकाश कैसा बनेगा, ये थोड़ा तिरछा है ना, तो ये प्रकाश ऐसे होगा, ये ऐसे होगा ना। अगली स्थिति, ये पृथ्वी ये है और हम इसको ऐसे कर देते हैं, हम इस दक्षिण साइड में ले जाते हैं। तो अगर दक्षिण में है तो प्रकाश का वृत्त कैसे बनेगा, इस प्रकार से बनेगा ना, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा ना। श्रीमान जी, सूर्य चाहे जहां भी हो वह भूमध्य रेखा से बीचों बीच काट के ही प्रकाश बनेगा। भूमध्य रेखा से ये हमेशा बीच से ही कटेगा, ये हमेशा आधा भाग किसी भी कोने होगा, पृथ्वी का आधा भाग प्रकाशित होगा कि नहीं होगा, किसी भी कोने से होगा।
चाहे जिधर भी कर दीजिए, कोई बाल है उसके किसी दिशा में कोई प्रकाश का बिंदु कर दीजिए, उस बाल का आधा भाग हमेशा प्रकाश में रहेगा। चाहे इस कोण पे कर दीजिए, चाहे इस कोण पे कर दीजिए, तो आधा भाग जब प्रकाश में होगा तो वह प्रकाश वृत्त भूमध्य रेखा को बीचों बीच काटेगा, नहीं काटेगा, पृथ्वी को बीचों बीच काटेगा। और जब पृथ्वी को हमेशा, चाहे प्रकाश इधर हो तो भी, ये देखिए, ये एक चित्र और लेते हैं, अगर प्रकाश वृत्त ऐसे बन रहा तो भी पृथ्वी के बीच से गुजरेगा, ऐसे बन रहा तो भी बीच से गुजरेगा। मतलब ये भूमध्य रेखा का जो सेंटर है उस सेंटर से ही हमेशा गुजरेगा। इसका मतलब ये है कि सूर्य की स्थिति चाहे जहां भी रहेगी, भूमध्य रेखा से आधा भाग उसका हमेशा प्रकाश में रहेगा। तो आधा भाग जब प्रकाश में रहेगा तो उस रेखा पे बता दीजिए 12 घंटे दिन होगा कि नहीं होगा। आधा भाग जब प्रकाश में होगा 12 घंटे दिन में रहेगा, अब आधा भाग अंधेरे में रहेगा। चाहे जिधर भी सूरज रहेगा वह प्रकाश वृत्त भूमध्य रेखा को बीचों बीच ही काटेगा। इसका मतलब भूमध्य रेखा एक ऐसा स्थान है जहां पे 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात हमेशा होगी। 21 मार्च 23 सितंबर को तो होगा करेगी, बाकी 365 दिन वही दिन और रात बराबर होंगी। तो कौन सी ऐसी जगह है जहां वर्ष भर दिन रात बराबर होते हैं? भूमध्य रेखा पर। ठीक है ना, यही कहने के लिए कथा छूट गई थी तो बता दिया। अब अगर कोई बात होगी तो हम फिर देख लेंगे। हाँ, अब देखिए, मैं चंद्रमा की बात कर रहा था। चंद्रमा एक उपग्रह है, आप जान चुके हैं। किसका उपग्रह है? पृथ्वी का उपग्रह। और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? चंद्रमा है। चंद्रमा के अध्ययन को सेलेनोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? चंद्रमा के अध्ययन को सेलेनोग्राफी कहते हैं, चंद्र विज्ञान कहते हैं। और चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह कहते हैं, फॉसिल ग्रह कहते हैं। फॉसिल ग्रह क्यों कहते हैं? चंद्रमा पर न तो वायुमंडल है, न तो मौसम है, वहां कोई मौसम नहीं, ठंडी गर्मी ऐसा कुछ नहीं होता। चंद्रमा पर न तो मौसम है, न ही वर्षा होती है, न ही वहां पर हवाएं हैं। तो न हवा है, न ज्वालामुखी है, न भूकंप है, कुछ न होने के नाते ऐसे लगता है कि जैसे क्या है, वह अवशिष्ट भाग है, फॉसिल है, जीवाश्म है। तो न तो वहां जल है, न वहां ज्वालामुखी है, न वहां भूकंप आता है, न वहां पे वायुमंडल है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? जीवाश्म ग्रह कहते हैं। तो कंफ्यूज मत होइएगा, यह ग्रह तो नहीं है लेकिन फिर भी इसको जीवाश्म ग्रह कहते हैं। तो कौन सा ऐसा उपग्रह है जिसे जीवाश्म ग्रह कहते हैं, फॉसिल प्लेनेट कहते हैं? वो आपका एक उपग्रह है, 8 ग्रहों में कोई ग्रह नहीं है, वो चंद्रमा है।